हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। पिछले लेक्चर में हम लोग टेंडरिंग एंड अकाउंट्स का यूनिट 1 स्टार्ट किए थे और देख रहे थे उसका बेसिक। ठीक है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बजट प्रोविजन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बजट प्रोविजन। और आप लोग पढ़ लिए होंगे पीछे जो छोटा छोटा 2 टर्म हम लोग देखे थे, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो इसके बारे में अगर हम बात करें बजट प्रोविजन के बारे में, तो बजट प्रोविजन क्या है? तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन, जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है, टेक्निकल सैंक्शन मिल जाता है कोई भी काम के लिए, उसके बाद उसका बजट प्रोविजन किया जाता है। ठीक है, खर्च करने के लिए, कोई भी काम को शुरू करने के लिए खर्च करना पड़ता है। तो पैसा खर्च करने के लिए और उसके लिए पैसा होना चाहिए, तो पैसा लेने के लिए बजट प्रोविजन किया जाता है। तो बजट प्रोविजन की अगर हम बारे में बात करें तो कहता है ए रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन विच टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट इज मेंशन्ड। जो काम आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन में मेंशन किए थे, उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टोटल कॉस्ट लगता है उसका क्या करना पड़ता है, एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है बजट प्रोविजन के लिए। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू 5 ईयर प्लान्स फाइनेंस इज सैंक्शनड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट बजट प्रोविजन। ठीक है, मतलब आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन के बाद क्या होता है, आपका बजट प्रोविजन जो क्या होता है अप्रूव कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहा बजट प्रोविजन। अब बजट प्रोविजन के बाद आपका क्या है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन। एक्सपेंडिचर सैंक्शन के बारे में बात करें तो कहता है एक्सपेंडिचर सैंक्शन is to be accorded by ministry which ensure funds for the project या work have provided liability can incurred। बोल रहा है एक्सपेंडिचर सैंक्शन क्या है, accorded by ministry अगर बात करें तो जो मतलब इंश्योर होता है कोई भी फंड्स जो प्रोजेक्ट या वर्क के लिए दिया जाता है। ठीक है, कहता ऑर्डर ऑफ एप्रोप्रिएशन, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ऑन माइनर वर्क्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका, जैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन कोई भी वर्क के लिए जब मिल जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, आपका बजट प्रोविजन तैयार किया जाता है। तो पहले जब हम लोग पढ़ते थे, तो पहले जब पढ़ते थे कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट में, तो 3 टर्म ही पढ़ना होता था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक टेक्निकल सैंक्शन और तीसरा बजट प्रोविजन। लेकिन इस बार जो है एक नया टर्म ऐड किया है और वो क्या है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन। तो एक्सपेंडिचर सैंक्शन जो है वो आपका खर्च करना, मतलब किस काम पे किस तरीके से खर्च करेंगे उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो कहता है कि पावर फॉर अकॉर्डेड ऑफ एक्सपेंडिचर सैंक्शन, मतलब पावर एक्सपेंडिचर सैंक्शन के अकॉर्डेड पावर जो है किसको कितना दिया गया है, तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू एक्सपेंडिचर, मतलब मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इशू कर सकता है एक्सपेंडिचर को। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय इलेक्टेड गवर्नर दिल्ली आफ्टर कंकरेंस ऑफ दिल्ली स्टेट डिवीजन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। मतलब आपका ये जो पावर है, जो एक्सपेंडिचर सैंक्शन, मतलब कि एक्सपेंडिचर सैंक्शन जो पावर दिया जाता है किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो आपका इसमें 2 पॉइंट में आपको बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट या फिर जो गवर्नर होते हैं। ठीक है, जो दिल्ली, मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो गवर्नर आते हैं उनके पास ये पावर दिया जाता है। फिर एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर सैंक्शन का अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक्सपेंडिचर सैंक्शन कैन बी एक्सीडेड अप टू 10% बियॉन्ड विच रिवाइज्ड सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर 10% आपका एक्सपेंडिचर जो है वो आपका एक्सीड कर रहा है, अगर बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या करिएगा, आप रिवाइज सैंक्शन एक्सपेंडिचर करिएगा। ठीक है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग जब हम लोग पढ़ते थे तो री एस्टिमेट पढ़े थे। तो री एस्टिमेट क्या होता था, री एस्टिमेट तब करते थे हम लोग जब आपका 10 से 15% जो है वर्क का जो है एस्टिमेट कॉस्ट जो है बढ़ जाता था। जिससे कि अब काम जो है अगर टाइम से नहीं पूरा हो रहा है और अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है
तो टाइम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी मटेरियल और लेबर का जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो बढ़ने के कारण क्या है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने के कहने का मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो अगर 10 से 15% अगर बढ़ता है तो उसमें री एस्टिमेट करते थे, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका रिवाइज सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर करते हैं। अगर एक्सपेंडिचर का बात करते हैं तो रिवाइज सैंक्शन एक्सपेंडिचर। तो ये जो 4 टर्म है आपका कौन कौन, आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद हो गया आपका टेक्निकल सैंक्शन, फिर बजट प्रोविजन, फिर एक्सपेंडिचर सैंक्शन। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या था, मेथड फॉर कैरिंग आउट वर्क। मेथड फॉर कैरिंग आउट वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ कैरिंग आउट वर्क जैसे आपका उसमें बता दिया कि हाँ किस किस मेथड के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसको किस तरीके से बांटा जाता है, किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको जो है मेनली 2 टाइप्स में बांटा जाता है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो फर्स्ट जो है वो आपका कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट मेथड, और सेकंड कहलाता है डिपार्टमेंटल मेथड। 2 तरीके से काम को किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट मेथड के अंतर्गत और एक डिपार्टमेंटल मेथड के अंतर्गत। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट मेथड के बारे में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट मेथड को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट मेथड लिखा है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं किया है आपके सिलेबस में कि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है कि नहीं। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं, हम बात किए थे कि कोई भी बिल्डिंग हो या कोई भी रोड हो, मतलब अगर या फिर ये बोल दीजिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करना है, तो कोई भी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए उस प्रोजेक्ट में मतलब डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क होते हैं। आइटम ऑफ वर्क करने का मतलब क्या है, तो हम बताए थे कि एक बड़ा प्रोजेक्ट को छोटा छोटा आइटम ऑफ वर्क में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं किसका, अगर हम बात करते हैं एक बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग में क्या आ जाएगा आपका, पहले तो सबसे पहले नीचे फाउंडेशन वाला वर्क आएगा, फाउंडेशन के बाद ऊपर आइए तो आपका सुपर स्ट्रक्चर में आपका प्लिंथ का वर्क आएगा। ठीक है, प्लिंथ वर्क आया, उसके बाद कॉलम, लिंटल, बीम, फिर आपका वॉल वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, ठीक है, डोर वर्क, ये सारा जितने भी सारे हैं अलग अलग आइटम में हर एक वर्क को रखा जाता है, और उस आइटम के अनुसार रेट दिया जाता है जिसके द्वारा काम कराया जाता है। जैसे अगर हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो कोई भी आइटम ऑफ वर्क के लिए कि मतलब कि हाँ आपको इस आइटम ऑफ वर्क के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वो काम कराया जाता है। तो ये आपका कहलाता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। और अगर हम परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जैसे कोई भी आइटम ऑफ वर्क ही ले लीजिए या कोई भी प्रोजेक्ट लीजिए, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग बनाना हो या रोड बनाना हो या बिल्डिंग में कोई एक छोटा सा काम हो, ठीक है, कुछ भी काम हो, तो उस काम के लिए कुछ परसेंटेज दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, परसेंटेज के रूप में उसका प्रॉफिट दिया जाता है। तो इस तरीके से जब इस मेथड से जब काम होता है तो वो कहलाता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मेथड के टाइप्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेथड को 2 टाइप्स में बांटा गया, एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और एक परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, ऐसे तो इसके बारे में मतलब कि अगर आपको पूछा जाएगा कि हाँ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आइटम अगर जिसे ये जिस तरीके से अभी हम समझाएं आपको, आप खुद भी लिख सकते हैं 4 लाइन इसमें। ठीक है, और अगर नहीं लिख पाए आप तो आप मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है सिविल स्पार्क का, ठीक है, आप वहाँ पर मैसेज कीजिए कि हाँ सर इसके बारे में भी लिखवा दीजिए कि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो हम आपको बाद में भी इसके बारे में हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका वो है डिपार्टमेंटल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, डिपार्टमेंटल मेथड। तो डिपार्टमेंटल मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंटल मेथड में क्या है, तो डिपार्टमेंटल मेथड कहता है इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। डिपार्टमेंटल मेथड को जो है फॉलोइंग टाइप्स कहने का मतलब 4 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, फॉलोइंग टाइप्स, तो फॉलोइंग टाइप्स में कौन कौन सा है, फर्स्ट है आपका रेट लिस्ट मेथड,
दूसरा है पीस वर्क मेथड, तीसरा है डेज वर्क मेथड, और चौथा है एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो ये 4 मेथड जो है आपका आता है डिपार्टमेंटल मेथड में, और ये चारों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये चारों के बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो आपका यूनिट 1 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट है आपका रेट लिस्ट मेथड। रेट लिस्ट मेथड के बारे में बात करें तो क्या बोलता है? कहता है कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर पीटी वर्क व्हेन द कॉस्ट इज स्मॉल। अब रेट लिस्ट मेथड जो है आपका, जिसे छोटा छोटा जो काम होता है, छोटा छोटा जो वर्क होता है, तो उसके लिए सुटेबल होता है। ठीक है, बोल रहा है कि रेट लिस्ट मेथड जो होता है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर पीटी वर्क, जब कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, कॉस्ट छोटा होता है। पीटी वर्क के लिए हम लोग किस मेथड यूज करते हैं? रेट लिस्ट मेथड। कहता है कि हेंस वेरियस कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैरिंग आउट वर्क एंड एडवर्टाइजमेंट इज न्यूज़पेपर इज नॉट जस्टिफाइड फॉर वर्क ऑफ अ स्मॉल मैग्नीट्यूड। अब बोल रहा है जैसा कि पीटी वर्क के लिए सूटेबल होता है या स्मॉल कॉस्ट ऑफ वर्क के लिए सूटेबल होता है, तो अगर काम छोटा होता है तो कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो करने के लिए उतना तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए नहीं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए टेंडर भरने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए जो है टेंडर फॉर्म नहीं निकाला जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, मतलब इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर में जस्टिफाइड नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो है स्मॉल कॉस्ट होता है। तो इसको क्या करते हैं, तो कहता है इट लिस्ट पीटी वर्क इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड इन नोटिस बोर्ड ऑफ डिविजनल ऑफिस। डिविजनल ऑफिस का जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर क्या करते हैं, इसको नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं, उसका कॉस्ट निकाल के कि हाँ इतना कॉस्ट का ये काम है, और जो भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो नोटिस बोर्ड में देखते हैं कि हाँ ये फलाना काम है, ठीक है, और इतना कॉस्ट है, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं तो उस काम को करते हैं वहाँ से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बारे में बात करें तो कहता है कि इन रेट लिस्ट मेथड कॉन्ट्रैक्टर राइट रेट फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क एंड देन क्वाड्रेशन इज स्क्रूटनाइज्ड प्रॉपरली एंड जनरली लोएस्ट ऑफर इज एक्सेप्टेड। अब इसमें जो क्या है, जैसे अब नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया गया कि हाँ ये फलाना काम है और इस काम के लिए इतना मतलब है, इतना कॉस्ट रखा गया है, तो अब जैसे हो सकता है कि एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्टेड होंगे, तो अगर एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्टेड होते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि अपना अपना रेट लिख के देते हैं। ठीक है, ऑफिस में जमा करते हैं। तो रेट लिख के जब जमा करते हैं तो क्या करता है, ऑफिस में क्या होता है कि उसको स्क्रूटनाइज्ड करता है। ठीक है, मतलब चेक करता है कि किस कॉन्ट्रैक्टर का रेट सबसे कम है। ठीक है, अब वर्क परफॉर्मेंस अच्छा है, तो जनरली जो है लोएस्ट रेट जिसका होता है, लोएस्ट ऑफर को ही एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर अ स्पेशल वर्क सच एज एडिशनल वर्क, रिमेनिंग वर्क, जैसे आप कह सकते हैं रिपेयर्स वाला जो काम होता है, जैसे कोई भी बिल्डिंग है वो थोड़ा सा जो वर्क है उसका जो बिल्डिंग जो है आपका कंस्ट्रक्शन किए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो उसका रिपेयर करना पड़ता है। या अगर रोड ही कोई है तो रोड देखते हैं बीच बीच में कहीं पर गड्ढा हो जाता है पानी का जल जमाव के कारण, या फिर ज़्यादा व्हीकल का आवागमन के कारण, तो उसके कारण जो रोड खराब होता है या बिल्डिंग ज़्यादा समय के बाद जो खराब होता है, तो उसका रिपेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट आता है, जो रिपेयर का जो काम होता है, वो काम जो है इसमें जनरली आते हैं। ठीक है, अब जो है कहता है कि पेमेंट इज डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, दैट इज नो एनी पेमेंट इज डन इन एडवांस। इसमें जो है इस मेथड में कोई भी पेमेंट एडवांस में नहीं दिया जाता है, जब आप पूरा काम कर लीजिएगा तब आपको पूरा पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप रेट लिस्ट मेथड समझ गए होंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट मेथड है, और नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, पीस वर्क मेथड। तो पीस वर्क मेथड के बारे में हम बात करते हैं। तो पीस वर्क मेथड के बारे में अगर बात करें तो कहता है पीस वर्क इज ए फॉर्म ऑफ वर्क इन विच एम्प्लॉयज आर पेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग टाइम
बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क परफॉर्मेंस। पीस वर्क कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या करते हैं कि वर्क को क्या करते हैं, काम को पीस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपको जो भी काम के लिए जो पैसा पेड किया जाता है, पीस वर्क जो है इसमें जो है इंप्लॉयज को जो पेड किया जाता है पेमेंट, वो वर्किंग टाइम के हिसाब से नहीं, वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से। आप कितना टाइम काम किए वो मायने नहीं रखता इस मेथड में, आप कितना ज़्यादा काम किए या कितना अच्छा काम किए हैं वो मायने रखता है, ठीक है। अब कोई देखते हैं अगर गांव में या फिर शहर में कहीं भी आप अगर देखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क, तो हर एक जो लेबर या फिर मिस्त्री जो होते हैं वो बराबर काम तो करते नहीं हैं, ठीक है। अब हर एक लेबर मिस्त्री अलग अलग सबका कैपेसिटी है, तो अलग अलग सब काम करते हैं। कोई लेबर या मिस्त्री ऐसे भी होते हैं जो काम को नहीं करते हैं, थोड़ा इधर उधर टाइम पास करते हैं, तो उनके लिए जो है इस मेथड में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि ये जो मेथड है वो टाइम के अनुसार नहीं, वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से पेमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ सैलरी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड एंड द एग्रीड वेजेज रेट। अब जो है इसमें जो पेमेंट दिया जाता है, अमाउंट जो सैलरी दिया जाता है, तो कैलकुलेट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ पीस वर्क जो किया है और उस हिसाब से जो है इसको उसी बेजेज पे रेट दिया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर अ स्मॉल वर्क अप टू 2 लाख, ये मतलब अप टू 2 लाख के काम तक इसमें रखा जाता है। पीस वर्क मेथड में मैक्सिमम 2 लाख तक के काम को किया जाता है। कहता है कि इट लिस्ट 50 वर्क इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड इन नोटिस बोर्ड ऑफ डिविजनल ऑफिस। अब आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आ सकता है कि पीस वर्क मेथड में कितना का काम, मतलब मैक्सिमम कितना अमाउंट के काम को किया जाता है, तो वो कितना का काम होगा, अप टू 2 लाख। आपका ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि किस मेथड में जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं पब्लिश किया जाता है, और पब्लिश कहाँ किया जाता है, डिविजनल ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे। और आपके पास ऑप्शन होंगे रेट लिस्ट मेथड, ए बी हो जाएगा आपका पीस वर्क मेथड, सी हो जाएगा ए बी दोनों, और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो आप कौन सा मारिएगा, सी, ए बी दोनों, क्योंकि पीस वर्क मेथड और रेट लिस्ट मेथड दोनों में जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं पब्लिश होता है, और इसको पब्लिश कहाँ पर, नोटिस बोर्ड पर दिखाया जाता है डिविजनल ऑफिस के, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है कहता है कि इन दिस मेथड एग्रीमेंट इज मेड बट नो टाइम लिमिट इज मेंशन्ड। इस मेथड में जो है एग्रीमेंट तो किया जाता है लेकिन टाइम लिमिट जो है मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कहता है न्यू सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। फिर आपका है दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रोड, कैनाल और एनी टाइप्स ऑफ रिपेयर वर्क। कोई भी रिपेयर वर्क जो है, रोड, कैनाल, कलवर्ट, ठीक है, डैम, कुछ भी हो, बिल्डिंग, तो उसके रिपेयर वर्क के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, डे वर्क मेथड। डेज वर्क मेथड क्या है, तो कहता है कि डेज वर्क इज ए means by which a contractor is paid for a specially instructed work on the basis of the cost of labor, materials and plant plus a mark up to overheads and profit, ठीक है। ओवरहेड चार्ज ये क्या होते हैं, ये आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में डिटेल से पढ़ाया गया है, तो इसके बारे में उतना ज़्यादा चर्च नहीं करेंगे। कहता है कि इट इज जनरली यूज्ड व्हेन वर्क कैन नॉट बी प्राइड इन द नॉर्मल वेज सच एज डेकोरेटिव वर्क, ऑर्नामेंटल डोर वर्क, ETC, ये सब जो काम, जैसे कि पीस डेज वर्क मेथड जो है उस मेथड में इस काम, जैसे कि कोई भी मतलब कि उस टाइप का काम हो जिसके लिए आप मतलब कॉस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ इस काम के लिए कितना रेट रखा जाए, ठीक है, या इस काम के लिए कितना टाइम रखा जाए, तो उसको डेज वर्क मेथड में रखा जाता है। तो ये एक स्पेशल वर्क होता है, जैसे डेकोरेटिव वर्क हो गया, ठीक है, जो आपका डेकोरेशन तैयार करता है कोई भी बिल्डिंग में या कहीं भी। आपका ऑर्नामेंटल डोर हो गया, ठीक है, ऑर्नामेंटल डिजाइनिंग वाला डोर तैयार कर रहा है, या ETC कोई भी काम हो इस तरीके का,
तो उसको किस में रखते हैं, डेज वर्क मेथड में। कहता है इन सच केस डेज वर्क मेथड इज एडॉप्टेड। ये सारे जितने भी सारे काम होते हैं, ये स्पेशल वर्क जो होते हैं, उसको किस में रखा जाता है, डेज वर्क मेथड में। ठीक है, तो डेज वर्क मेथड भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब लास्ट जो है आपका वो क्या है, एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली वेजेज। एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली वेजेज का अगर हम बात करें तो इसमें जो क्या होता है कि ये काम, मतलब इसमें जो होता है कि काम जो है बहुत छोटा होता है, और छोटा काम होने के कारण कोई कॉन्ट्रैक्टर कम प्रॉफिट लेने के कारण नहीं काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ही, जैसे जेई हो गए, असिस्टेंट इंजीनियर हो गए, ये सारे क्या करते हैं, खुद मतलब कि लेबर को रिक्वायर्ड मतलब हायर करते हैं, और हायर करके मतलब डेली बेजेज के अनुसार, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय को हायर करके डेली बेजेज काम करवा के और डेली बेजेज उसको पेमेंट करके काम को करवाते हैं, कोई भी छोटा काम। ठीक है, तो उसको कहते हैं एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली बेजेज बेसिस। ठीक है, ये इस मेथड के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है मटेरियल जो सप्लाई किया जाता है वो भी डिपार्टमेंट के स्टोर से ही सप्लाई किया जाता है। जैसे अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के स्टोर से सप्लाई किया जाएगा, और अगर स्टोर में मटेरियल शॉर्टेज है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही मार्केट से खरीद के और उसके बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। कहता है कि व्हेन वर्क इज अ स्मॉल एंड प्रॉफिट मार्जिन वेरी लेस देन नो कॉन्ट्रैक्टर इज विलिंग टू एक्सेप्ट द वर्क टू एक्सिक्यूट, देन वर्क इज एक्सिक्यूटेड बाय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बाय एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली वेजेज। जैसा कि बात की है कि काम छोटा होने के कारण, मार्जिन छोटा होने के कारण कोई कॉन्ट्रैक्टर काम लेना नहीं चाहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही मतलब एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली वेजेज के मेथड के अनुसार काम को करवाते हैं। इसमें क्या होता है, कहता है मटेरियल, यहाँ एल छूट गया है डाल दीजिएगा, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द वर्क सच एज सीमेंट, सैंड, स्टील, एग्रीगेट ईटीसी and tools are issue from departmental store or can be arranged from market। या तो डिपार्टमेंटल स्टोर से इशू करता है, ठीक है, या फिर मार्केट से परचेस करके वहां पर सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। फिर कहता है कि वर्क इज एक्सिक्यूटेड बाय एम्प्लॉइंग डेली लेबर सच एज मैसोन, कारपेंटर्स, लेबर, ईटीसी। जितने भी टाइप्स के आपको जरूरत है, मैसोन, कारपेंटर्स, लेबर, मिस्त्री, वो आप हायर कर सकते हैं। उसके बाद वर्क इज एक्सिक्यूटेड अंडर द डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एई और जेई। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के सुपरविजन में काम को किया जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि द अटेंडेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड लेबर इज मेंटेन्ड इन मस्ट्रोल फॉर्म नंबर 21 बाय जेई। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो एम्प्लॉइंग डेली लेबर डेली वेजेज में जो काम कराया जाता है तो उसमें जो है मतलब पेमेंट किस तरीके से दिया जाता है, तो अटेंडेंस बनता है। टोटल अटेंडेंस जितना रहेगा कोई भी मजदूर को, तो उस हिसाब से उसको पेमेंट किया जाता है। और अटेंडेंस बनाया किस में जाता है, तो मस्ट्रोल में। अटेंडेंस कहाँ बनता है, मस्ट्रोल में, फॉर्म नंबर 21। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाई किसके, जेई के द्वारा। तो यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं इस पॉइंट से, ये वीवीआई पॉइंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर कहता है कि द पेमेंट इज मेड टू द लेबर वीकली और मंथली एज एग्रीड अपॉन। जैसा मतलब लेबर मिस्त्री जो भी हैं उनको जो ठीक लगे कि हाँ हम किस बेसिस पे पेमेंट लेंगे, मंथली लेंगे, वीकली लेंगे, डेली लेंगे, वो ले सकते हैं। तो यूनिट 1 जो है आपका टेंडरिंग एंड अकाउंट्स का, वो आपका बहुत ही छोटा यूनिट था। ठीक है, तो ये आपका इस लेक्चर के साथ कंप्लीट होता है। अगर आपको लगेगा कि हाँ कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो आप बेशक मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर आपका यूट्यूब पे, ठीक है, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप कॉल करके बोल सकते हैं कि हाँ सर ये आपका छूट गया है, तो आपको कराया चल जाएगा। ठीक है, तो आप यूनिट 1 जो है आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए और तैयारी जो है एग्जाम का बहुत ही अच्छे से कीजिए, क्योंकि 6 सेमेस्टर है आपका और लास्ट है पॉलिटेक्निक का। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिएगा और बहुत ही अच्छा नंबर इस सब्जेक्ट में लाइएगा। ठीक है,
तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट यूनिट के साथ, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।